अच्छा, अभी हम लोगों ने ना जो खत्म किया वो हमारा ऑर्डर नंबर हम लोगों ने किया 26 खत्म, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्लास में से एक चीज रहती थी ऑर्डर 22, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये चीजें हमें क्या कहता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और सबसे आसान भी मुझे यही लगता है। इसके अंदर ना एक डेथ के बारे में बात है, एक मैरिज और एक इंसॉल्वेंसी। डेथ के बारे में सिर्फ इतना रख लें याद कि किसी भी बंदे के फोत हो जाने की वजह से ना कभी भी हमारा सूट नहीं रुकता अनटिल और अनलेस वो एक पर्सनल नेचर का सूट ना हो। जैसे मैंने डेफेमेशन का सूट किया है और मैं फोत हो गई हूँ, अब मेरा कोई भी लीगल एयर मेरे बिहाफ पे डेफेमेशन का सूट परजू नहीं कर सकता। अगर मैंने मलेशियस प्रोसिक्यूशन का कोई सूट दायर किया है और वो सूट मैं फोत हो गई हूँ, तो अब क्या हुआ जी, मेरा कोई भी लीगल एयर ना मेरा मलेशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फर्दर नहीं लेके जा सकता। सूट वहां पे डिसमिस हो जाएगा क्योंकि जो करने वाला था सूट दायर करने वाला वो जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है मैरिज। मैरिज के अंदर ना पुराने जमाने में ये होता था कि अगर कोई लड़की है उसकी शादी हो गई है तो उसका स्टेटस पूरा का पूरा चेंज हो जाता था। तो यहाँ पे वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल को जो डिग्री आएगी वो उस लड़की के खिलाफ नहीं आएगी, ठीक है, और वो उसके शोहर के खिलाफ आएगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या नाम लेते हैं, क्या होगा, जो भी डिग्री आएगी वो उस लड़की के खिलाफ आएगी और उसकी पर्सनल कैपेसिटी में ही एग्जीक्यूट होगी। हाँ, लेकिन कल को अगर लड़की के बेनिफिट के लिए कोई ऐसी डिग्री आ जाती है जिससे उसको कुछ मिलना है और वो जो उसका हस्बैंड है वो उस लॉ के मातहत रह रहा है कि जिस लॉ के अंदर उसका हस्बैंड का उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, तो मैरिज होने की वजह से वो डिग्री उनकी बेनिफिशियल होने की वजह से उसके हस्बैंड को उसका हिस्सा मिल सकता है। इंसॉल्वेंसी का सिंपल ये रख लें कि अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है और वो कोर्ट की डायरेक्शंस वगैरह पे अमल नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो बंदा जो है उसका सूट, अगर उसने कोई किया हुआ है सूट, तो वो डिसमिस हो जाएगा। और क्योंकि उसको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं या उसके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव वगैरह ने उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा नहीं उठाया, तो उसका सूट डिसमिस हो जाएगा। और डिसमिसल के बाद फिर हम लोगों ने सेक्शन 9 में पढ़ा हुआ है ना कि कोई भी सूट दोबारा दायर नहीं होगा जहाँ पे एक्सप्रेस बार लग जाए। तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेस बार है, इसको आप लोग वहां पे लिख भी सकते हैं, इसका रेफरेंस दे सकते हैं। ऑर्डर 22 रूल 9 का रेफरेंस सेक्शन 9 के साथ एक्सप्रेस बार के अंदर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब दूसरी दफा जो है सूट नया दायर नहीं होगा सेम काज ऑफ एक्शन पे। हाँ, लेकिन जिस तरीके से हम लोग सेटिंग असाइड एक्स पार्टे जजमेंट एंड डिग्री की एप्लीकेशन देते हैं ना, इस तरीके से हम लोग सेटिंग असाइड ऑफ जजमेंट एंड डिग्री की एप्लीकेशन देंगे इसी ऑर्डर 22 के तहत, जो कि फिर हम लोगों ने सफिशिएंट कॉज दिखानी है कि भाई इस वजह से मैं कोर्ट में नहीं आ पाया। तो अब क्या करें भाई, इस सूट की जो जजमेंट और डिग्री है जो कि डिसमिस सॉरी इस सूट की जो जजमेंट आई है एंड पे ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, इसको खारिज किया जाए और हमारा सूट वहां से रिस्टार्ट किया जाए जहां से मैं गैर हाजिर हुआ था। ये बस इतनी चीज है इसके अंदर। अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल 12 रूल्स हैं और इन 12 रूल्स के अंदर से बिना जो मेनली डेथ से डील करते हैं ना, वो पहले 6 रूल डेथ से डील करते हैं इसमें। ये जो है 7 नंबर वाला ये मैरिज ऑफ फीमेल से डील करता है और ये वाले जो 3 रूल है ना ये हैं डिसमिसल के हवाले से, ठीक है। और ये अपील्स के लिए भी ये वाला ऑर्डर ऐसे ही एप्लीकेबल होगा और एग्जीक्यूशन के लिए भी ये वाला ऑर्डर ऐसे ही एप्लीकेबल होगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई तो प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा। मेरे पास ना जाने शुरू हो गया, 2 मिनट ब्रेक ले ली। यस मिस, क्लियर। अच्छा, इसमें ऑर्डर 22 में इसके साथ ना आप लोग रेफरेंस के लिए प्लेंटिफ के लिए लिख लें अपने पास ऑर्डर 7 रूल 26, और डिफेंडेंट के लिए आप लोग लिख लें ऑर्डर 7 रूल 26 प्लेंटिफ के लिए, और डिफेंडेंट के लिए आप लोग लिख लें ऑर्डर 8 रूल 13। ये दोनों भी इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को अब इनकी लिस्ट देने के लिए ना कोर्ट में कहते हैं, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, अगर एक प्लेंटिफ फोत हो गया है तो अब दूसरी बार ना उसके लीगल एयर्स का पता ही कोई नहीं, वो फिर कोई 5 साल बाद और 10 साल बाद कोर्ट में आ रहे हैं या 2 साल बाद या 3 साल बाद कि भाई हमें पार्टी बनाया जाए, या 12 तो दे के वो केस खारिज करवाने की कोशिश करते हैं उसकी जजमेंट और डिग्री, क्यों, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमें तो पता ही नहीं था वगैरह वगैरह। इनका जो असल टाइम पीरियड है ना वो 90 डेज है कि अगर एक शख्स फोत हो जाता है ना तो फिर उस शख्स के 90 फोत होने के
90 डेज के अंदर अंदर उसके लीगल एड्स ने क्या करना है, एक एप्लीकेशन देनी है कि हमें प्लीड किया जाए एज पार्टी। लेकिन ये जो अभी मैं बात आपको सारी की सारी कह रही हूँ ना, ये सारी पुराने केसेस के ऊपर डील करती थी, क्योंकि अभी 2018 में अमेंडमेंट आई थी, उसके अंदर ना रूल 26 जो है वो ऑर्डर 7 का, और जो रूल 13 है वो किसका, ऑर्डर 8 का। उसमें ये कंपलसरी कर दिया गया कि जब भी कोई दावा दायर किया जाएगा उसके अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ, और जब भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट दायर की जाएगी उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफेंडेंट को ऐड किया जाएगा। अगर इनकी लिस्ट को ये नहीं डाला जाता तो सूट इसका खारिज डिसमिस हो जाएगा और इसका राइट जो है वो खत्म हो जाएगा, उसको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा जब तक कि इसको कंप्लीट करके कोर्ट में ना लाया जाएगा। ठीक है, अब ये आगे सिंपल ही है, वो मैं पढ़ने लगी हूँ। नो अबैटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव, द डेथ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबैट इफ द राइट टू सू सर्वाइव। अगर एक शख्स है, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट, और वो फोत हो गया, ठीक है, उसकी डेथ की होने की वजह से कोई भी सूट उस वक्त तक खत्म नहीं होगा, अबैटमेंट का यहाँ मतलब है खत्म हो जाना, जब उसका जो राइट टू सू है वो सरवाइव होगा। अब हमें पता होना चाहिए राइट टू सू क्या है। राइट टू सू वो वाला राइट है जिसकी वजह से कोई भी शख्स कोर्ट में आ सकता है और क्लेम कर सकता है कि मुझे ये राइट दिया जाए। मिसाल के तौर पे, 1 मिनट अजान हो ले, अगर हम इसकी मिसाल लें तो क्या होगी, अगर फर्ज करें मेरी एक प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है और मैं फोत हो गई हूँ, तो प्रॉपर्टी तो यहाँ पे मौजूद है ना, और ये मेरे लीगल एड्स को ही जानी है, तो फिर ये मेरे जो लीगल एड्स हैं इनके ऊपर ये राइट टू सू सर्वाइव कर गया कि ये लोग मेरी जगह पे कोर्ट में आ सकते हैं, पार्टी बन सकते हैं और इसका पोजेशन वापस ले सकते हैं। सेम इज द केस फॉर डिफेंडेंट, कि अगर जो डिफेंडेंट है उसके पास कोई ऐसा राइट मौजूद है जिसकी वजह से वो कोर्ट में आया हुआ है अपने प्लेंटिफ के क्लेम के ऑपोजिट साइड पे, और वो कोई ना कोई क्लेम कर रहा है और उसका ये क्लेम जो है वो सरवाइव कर सकता है, कोई क्लेम कर सकता है, तो फिर वो उसके जो लीगल एड्स हैं उनके ऊपर अगर उनका राइट जो है वो सरवाइव हो गया तो फिर वो कोर्ट में आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैंने कोई मलेशियस प्रोसिक्यूशन का सूट दायर किया है या फिर सूट फॉर डैमेजेस इस नेचर किया है जो सिर्फ मेरी हद तक है और मैं फोर्थ हो गई हूँ, तो फिर मेरे जो लीगल एड्स हैं उनके ऊपर ये राइट टू सू जो है वो सरवाइव नहीं करेगा। प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स डाई एंड राइट टू सू सर्वाइव। अब ये वो वाला प्रोसीजर है जहां पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स मौजूद हैं और उसमें से कोई फोत हो गए हैं या डिफेंडेंट, तो राइट टू सू जो है वो सर्वाइव है। वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स देन वन एंड एनी वन ऑफ देम डाइज एंड वेयर द राइट टू सू सर्वाइव टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स or a plaintiff alone or against the surviving defendant or defendants alone, the court shall cause an entry to that effect। यानी कि कोर्ट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ थे, ठीक है, प्लेंटिफ प्लेंटिफ प्लेंटिफ, या फिर एक से ज्यादा थे डिफेंडेंट, ठीक है। अब हुआ ये कि इसमें से कोई 2 प्लेंटिफ फोत हो गए, एक प्लेंटिफ रह गया और इसी के ऊपर ना राइट टू सू सर्वाइव कर, ये सर्वाइवर के तौर पे इसको लेके आगे चलेगा। या फिर दूसरी साइड पे ये हो सकता है कि डिफेंडेंट 2 फोत हो गए, एक बंदा अकेला रह गया। ये इस तरीके के केस ना पार्टनरशिप में ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, बाकी या फिर को ओनर के केस में ऐसे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने क्या करना है, इसके बिहाफ में एक एंट्री दायर करनी है ऑर्डर शीट के ऊपर, और ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। एंड द सूट शैल प्रोसीड एट द इंस्टेंट ऑफ सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स और अगेंस्ट द डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स। और फिर सूट जितना बाकी रह गया ना वो सारा का सारा जितने सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट मौजूद हैं उनके हक में या उनके खिलाफ आगे चलता रहेगा। Procedure in case of death of one of several plaintiff or of sole plaintiff, where one of 2 or more plaintiff die or right to sue does not survive to the surviving plaintiffs alone, or on receipt of intimation of the death of such plaintiff from the person nominated by him for that purpose under order 7 rule 26, or sole plaintiff or sole surviving plaintiffs dies and the right to sue survive, the court on application made in this behalf shall cause the legal representatives of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit। इसको अगर आप सिंपल जुबान में कहें ना तो आप ये कह सकते हैं कि अगर जो प्लेंटिफ है वो एक से ज्यादा है और वो फोत हो चुके हैं
और वो आए हैं, अब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में आए हैं, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन प्लेंटिफ के बिहाफ पे कौन सी देनी है, रूल 3 की एप्लीकेशन देनी है। और हमें कैसे पता चलेगा कोर्ट को कि ये इसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसकी पहले से हमारे पास ऑर्डर 7 रूल 26 की शक्ल में लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको पार्टी बनाना है, और जब हमने इनको पार्टी बनाना है, फिर इनका सूट वहीं से और इनका क्लेम वहीं से चलेगा जहां से इनका प्रीडिसेसर का क्लेम चल रहा था। लेकिन ना आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, लिमिटेशन एक्ट के अंदर इसका ना रेफरेंस दिया हुआ है फर्स्ट कैजुअल में, इसके लिए ना 90 डेज हैं। और अगर मैं आपको इसका रेलिवेंट आर्टिकल बताऊं ना, तो वो आर्टिकल 176 है स्केजुअल फर्स्ट के अंदर, इसको आप लोग अपने पास नोट कर लें। आर्टिकल 176 स्केजुअल के अंदर है लिमिटेशन एक्ट का, वेयर विद द टाइम अलाउड where within the time allowed by the law no application is made or intimation is given under sub rule 1 the court may proceed with the suit। और अगर ये इन 90 दिनों के अंदर अंदर कोई भी पार्टी है उसने कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी कोर्ट के अंदर और ना ही उनको इंटीमेट किया है, तो फिर कोर्ट ने आगे ना सूट के साथ चलना शुरू हो जाना, मतलब उसकी गैर मौजूदगी में। एंड एन ऑर्डर मेड और जजमेंट प्रोनाउंस्ड इन सच सूट शैल नॉटविथस्टैंडिंग द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ हैव द सेम इफेक्ट एंड फोर्स एज इट हैड बीन मेड और प्रोनाउंस्ड बिफोर द डेथ टुक प्लेस। और इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर उसके जो लीगल वारसान है वो कोर्ट के अंदर नहीं आए, तो फिर कोर्ट ने उस सूट के साथ आगे बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है कि जैसे कि वो बंदा फोत अगर हो भी गया, तो हमारे आखिरी जो डिक्री आनी है ना, वो बिल्कुल उसी तरीके से आएगी कि आया कि वो बंदा वहां पे मौजूद था या नहीं मौजूद था। ठीक है, सेम ही इफेक्ट होगा उसके होने से या ना होने से, अब फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये टाइम कितना है जिसके अंदर कोर्ट ने इंतजार करना है कि ये प्लेंटिफ है जो कि कोर्ट में नहीं आ रहा, तो ये टाइम है हमारे पास 90 डेज। ठीक है, ये 90 के ऊपर जितने भी डेज आएंगे, अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर उनके लिए सफिशिएंट कॉज देंगे और फिर वो आके इसकी पार्टी बन जाएंगे। सेम टू सेम ना हमारे पास रूल 4 यही बात कर रहा है। वहां पे हम लोगों ने प्लेंटिफ की बात की थी, इसके अंदर हमने डिफेंडेंट की बात करनी है। वहां पे हम लोगों ने ऑर्डर 7 रूल 26 की बात की थी, यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर करनी है ऑर्डर 8 रूल 13 की बात। ठीक है, बाकी सारे का सारा सेम है, ये आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर जिसको समझ ना आए फिर हम नेक्स्ट क्लास में ना उसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर इसके अंदर ना रूल 4 जो है ये थोड़ा सा एक बार देख ले। It shall not be necessary to substitute the legal heirs of any such defendant who has failed to file written statement। यानी कि अगर कोई डिफेंडेंट है वो है ही एक्स पार्टे प्रोसीडिंग उसके खिलाफ हुई थी इनिशिएट, और वो बंदा फोत हो गया, उसके अंदर इसके लीगल वारसान को इम्प्लीड करने की जरूरत नहीं है। और हैज फेल्ड टू अपेयर एंड कंटेस्ट द सूट एट द हियरिंग, और या फिर उसने कोर्ट में मौजूद होना था लेकिन वो फेल हो गया, वो कोर्ट में नहीं आ सका और वो इस सूट को आगे कंटेस्ट नहीं कर सका। एंड जजमेंट मे इन सच केस बी प्रोनाउंस्ड अगेंस्ट सच डिफेंडेंट नॉटविथस्टैंडिंग हिज डेथ, और वो जजमेंट बिल्कुल उसके खिलाफ इसी तरीके से आएगी जैसे वो बंदा फोर्थ नहीं हुआ। एंड सच जजमेंट शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ हैड बीन प्रोनाउंस्ड बिफोर हिज डेथ टुक प्लेस, और वो जजमेंट का इफेक्ट जो है ना वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा कि ये बंदा कभी फोर्थ ही नहीं हुआ, और उसके खिलाफ अगर जितनी उसकी लायबिलिटी बनती होगी ना वो सारी की सारी ना इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है रूल 7, रूल 5 सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल एयर। लीगल एयर का डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ये कोर्ट डिटर्मिन करेगी कि कौन इसका लीगल एयर है और कौन नहीं। वो अगर उनको रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस करने की जरूरत है तो भी कर देगी, अदरवाइज नहीं। इसके साथ ना आप लोग सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 सेक्शन 2 क्लॉज 11 पढ़ लें, ये हमें बताता है लीगल एयर्स क्या होते हैं। ये आप मेंशन कर लें, मीटिंग ना खत्म होने लगी है, बस मैं 1 मिनट में आपको ये थोड़ा थोड़ा बता दूं। रूल 6 के अंदर है कि अगर कोई बंदा फोर्थ हो जाता है, और वो फोर्थ तब हुआ है जब उसके फाइनल आर्गूमेंट्स हो चुके हैं और अभी जजमेंट आनी है, ठीक है, तो उसकी डेथ का कोई असर नहीं होगा ना प्लेंटिफ के तौर पे, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, यानी कि फाइनल आर्गूमेंट हो गए और अभी जजमेंट और डिक्री आनी है, तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रूल 7 मैंने आपको फीमेल के लिहाज से पहले ही बता दिया है। रूल 8 के अंदर प्लेंटिफ अगर इंसॉल्वेंसी की वजह से उसका सूट खत्म हुआ है तो फिर उसका डिसमिस हो जाएगा, अगर उसने रिस्टोर करवाना है तो फिर उसको रूल 10 के